इवनिंग सर। तो कल हम लोग कहाँ पर करे थे? रैम और रोम का डिफरेंस। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया था ना? रैम और रोम का डिफरेंस समझ में आया था ना? यस सर। तो रैम में स्टैटिक और डायनामिक दो रैम है। अब रोम में देखते हैं क्या क्या टाइप है। ठीक है। रोम का फर्स्ट टाइप है, देखो, PROM। ठीक है। अब जैसे रैम है ना, रैम RAM, उसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब इसका क्या है, रोम का? रीड ऑनली मेमोरी। अब रीड ऑनली मेमोरी के सामने पी अगर लगा दो, पी, तो क्या हो गया? प्रोग्रामेबल। जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं अब हम अपने हिसाब से, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। ये क्या होता था? ये एक, देखो, ब्लैंक रोम होता था, मतलब पूरा खाली। इसको यूज़र अपने हिसाब से मतलब उनमें चीज़ें डालता था। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। नाउ ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या है? रोम के पहले, रोम का तो फुल फॉर्म वही है। ईपी मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब मैंने जो डाल दिया वो मैं इरेज कर सकता हूँ फिर से। ठीक है। लेकिन वन टाइम है ये, एक बार इरेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब क्या है? ई प्रोम। ई मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसमें क्या है? इरेज तो कर सकते हो, लेकिन बार बार इरेज कर सकते हो, बार बार चीज़ें डाल सकते हो। यही तीनों का डिफरेंस है। ठीक है। प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ठीक है। ये जो प्रोम है ये बहुत पुराना था, मतलब पुराना जमाने में यूज़ होता था, ये भी अब ने बंद हो चुका है, ई प्रोम। अब चल रहा है ई प्रोम। ठीक है। मतलब जितना भी रोम देख रहे हो अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, जो भी है, तो वो ई प्रोम है। ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर नया चीज़ें लाते हैं, है ना? तो वो है ई प्रोम के थ्रू, मतलब ई प्रोम का फंक्शन है वो, बेसिक फंक्शन। समझ में आया? इनका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोम का तो पता है, पी मतलब प्रोग्रामेबल हो गया, ईपी मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो गया। ठीक है। हाँ, एक कंसेप्ट देखो, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट मतलब क्या है? मतलब कंप्यूटर जब बूट, मतलब बूटिंग मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को, जो भी मतलब आपका डिवाइस है उनको स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग मतलब क्या होता है कि जब कंप्यूटर कोल्ड है, मतलब बंद है, वो एक्टिव नहीं है, तब अगर उसको शुरू किया जाए, मतलब ऑन किया जाए, तो वो हो गया कोल्ड बूट। ठीक है। अब वार्म बूटिंग मतलब क्या है? मान लो कि कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है, स्लीप मोड पे चला जाता है, या फिर पावर सेविंग मोड पे चला जाता है। तब क्या है, तब कंप्यूटर ऑन रहता है, लेकिन वो आप क्या करते हो, पावर सेविंग मोड या किसी भी कारण से आप शायद कोई एडिशनल फीचर ऐड किए हो ताकि वो बैटरी ना ज़्यादा खर्च हो, या फिर वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करे। इसके लिए क्या होता है, वो जस्ट कुछ फंक्शंस बंद हो जाता है उनका, लेकिन वो चालू रहता है। जैसे कि हम लोग सोते जब है, हम लोग कुछ हरकत नहीं करते, मतलब इसका इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग मर गए, है ना? हम लोग जिंदा है लेकिन इनएक्टिव वे में है। तो वैसे ही वार्म बूट क्या होता है, जब हम वैसे ही इनएक्टिव वे में कंप्यूटर है उससे हम बूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म बूट। ठीक है। वार्म बूटिंग या वार्म बूट। ठीक है। नाउ कैशे और कैश, जो हायरार्की पढ़े थे हम लोग कल, उन, उनका सबसे उन हायरार्की का सबसे ऊपर क्या था? कोई बताओ प्लीज। हायरार्की का सबसे ऊपर क्या था? एक ट्रायंगुलर शेप में हायरार्की पढ़े थे ना कल को। उनमें सबसे ऊपर था रजिस्ट्रार। ठीक है। देखो,
ये रजिस्टर। इसके बाद आता है कैशे। तो ये क्या है देखते हैं। कैशे इज a प्लेस टू स्टोर समथिंग टेम्पोररीली, ठीक है, टेम्पोररीली इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। कैशे मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये रैंडम एक तरह का रैम ही है, लेकिन रैम से थोड़ा कम मेमोरी वाला है वो, और जो कि थोड़ा रैम से फास्ट भी होता है, ठीक है। कैचे का मतलब, कैचे मतलब क्या है, एक तरह का रैम ही है, लेकिन रैम से थोड़ा फास्ट है, और थोड़ा अमाउंट मतलब क्वांटिटी में कम रहता है थोड़ा, ठीक है। कैशे यूज टू स्टोर ऑनलाइन पेज रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ ब्राउजर फॉर द लॉन्ग रन पर्पस। और मतलब जो मान लो कि हम लोग कुछ वेब पेज सर्च किए, ठीक है, हम लोग कुछ भी सर्च किए गूगल वगैरह में, तो उनका क्या होता है कि कुछ पेजेस हम सेव करके रखते हैं। मान लो कुछ नोट वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो कुछ पेजेस सेव करके रखते हैं, तो उन पेज को सेव, जब मैं सेव किया तो वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, कैशे मेमोरी पे, ठीक है। क्योंकि वो तो पेजेस मतलब बहुत बड़ा, अगर हेवी पेज है तो 1 MB या फिर 1.2 MB ऐसा ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा पेज है तो। और इनका भी वो मेमोरी बहुत कम रहता है, तो ये कैशे में रहता है, और वो जल्दी से रिट्राइव, जब हमें ज़रूरत पड़े तो जल्दी से रिट्राइव करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए कैशे पे रहता है, ठीक है। इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा, मतलब जब हमें जो जल्दी ज़रूरत पड़ने वाला डेटा होता है वो ये होल्ड करता है, एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड, ठीक है। कैशे मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मतलब जो मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी में क्या आता है, रैम और रोम, ठीक है। अब रैम और रोम को इंपोर्ट करने में सीपीयू क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है। रोम को थोड़ा ज़्यादा, रैम को उससे थोड़ा कम, और उससे भी कम टाइम लेता है कैशे से इंपोर्ट करने में कोई डेटा, ठीक है। अब कैशे और कुकीज़, कुकीज़ भी ये टर्म भी सुने होंगे। कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो वो कुकीज़ का जो क्या बोलते हैं परमिशन मांगता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ ऐसा, या फिर डिनाई ऐसा मांगता है ना, कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं नया नया। तो कुकीज़ का मतलब क्या है, कुकीज़ अगर आपने सेव कर लिया ना, तो वो क्या हो गया, डेटा जो उस वेबसाइट का डेटा है वो सेव हो गया। या फिर देखना अभी कभी भी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे, सर्च करके जब फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो काट मतलब पूरा टोटली काट के अगर फिर से गूगल में सर्च करके वेबसाइट खोलोगे तो थोड़ा कम टाइम लेता है। तो ये होता है कुकीज़ के लिए, यही काम है कुकीज़ का। कुकीज़ मतलब कुछ मेमोरी स्टोर करके रखता है, जो कि वेब पेजेस वगैरह में ही हेल्पफुल है, कुछ सर्च करने में क्या हो तो वो आसानी होता है, ठीक है। नाउ द डिफरेंस, cookies is used to store information to track different characteristics related to user, while cache make the loading of web pages faster। मतलब ये वेब पेजेस फास्टर लोड करता है, और कुकी क्या करता है, कुछ मतलब कैरेक्टर क्या बोलते हैं उसको, कुछ मेमोरी वगैरह सेव कर लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड वगैरह, एक बार पासवर्ड देने से नेक्स्ट टाइम पासवर्ड नहीं मांगता है कुछ वेबसाइट्स में। तो वो हो गया कुकी का काम। कुकीज स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर प्रेफरेंस, ठीक है, वाइल कैचे कीप द रिसोर्स फाइल सच एज ऑडियो वीडियो। मतलब ये मेमोरी वाला काम, थोड़ा भारी मेमोरी वाला काम हो गया कैचे का। और कुकीज़ का क्या काम हो गया, कुछ प्रेफरेंस रखना, जैसे कि मैंने बताया पासवर्ड वगैरह। फिर आ गया आपका कुछ अगर ऑप्शन वगैरह सिलेक्ट करके रखे थे उस मतलब पर्टिकुलरली उस साइट के सेटिंग के बारे में। फिर टाइपिकली कुकीज़ एक्सपायर आफ्टर सम टाइम, और कैचे कीप मतलब कैचे वो रह जाता है, ठीक है, जब तक ना रिमूव मतलब मैनुअली आप हटाओगे वो कैचे रह जाता है। और कुकीज़ क्या होता है, अगर आप एक बार टोटली स्विच ऑफ कर दोगे कंप्यूटर को तो वो हट जाता है। कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, वो की फास्ट है, पता ही चल रहा है आपको। इट होल्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ डेटा, मतलब फ्रीक्वेंटली जो डेटा अवेलेबल होता है वो रखता है, तो उसी का दिया गया है। मतलब ये थोड़ा फास्ट है सीपीयू में। सबसे फास्ट कौन है, रजिस्टर है, उसके बाद फास्ट है कैचे, ठीक है। इसका हायरार्की आता है, थोड़ा याद कर लेना। पहले रजिस्टर, फिर कैचे, फिर आता है रैम, फिर रोम, फिर आता है जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होता है, जो मतलब पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब आता है, ठीक है। नाउ मेमोरी यूनिट्स। देखो हम जैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हम मतलब हम अपना दिमाग में कुछ भी चीज़ें याद रखते हैं,
है ना। जैसे कि हम हमारा स्कूल कहाँ पर हुआ था, मेरा मम्मी का नाम, पापा का नाम, या फिर मैं कहाँ पर हूँ अभी, ये सब चीज़ें क्या है, किस फॉर्म में है हमारे दिमाग में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, है ना। न्यूरॉन्स ये सब कैरी करता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर अपना एक उसका अलग लैंग्वेज है। कोई भी मशीन हो ना, उसका अलग लैंग्वेज होता है। तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी। ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनका जो बेसिक्स है वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मतलब क्या है, बाइनरी मतलब टू। अब इन टू में क्या क्या आता है, एक तो आता है जीरो, एक आता है वन। ठीक है। मतलब ये दो ही डिजिट का भाषा समझता है, जीरो और वन का। अब ये जीरो वन आपस में कॉम्बिनेशन बना के एक डेटा फॉर्म करते हैं। ठीक है। मतलब मान लो कि जीरो जीरो वन 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 जीरो वन, ऐसा टाइप का एक सीरीज बन गया। फिर इसके ऊपर भी एक लग गया, जीरो 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 वन वन जीरो, ऐसा टाइप का एक सीरीज बनता है। तो वो एक मेमोरी हो गया, मतलब वो एक इंफॉर्मेशन हो गया कंप्यूटर के लिए। लेकिन ये इसी का भाषा समझेगा, ना कि अल्फाबेटिकली। मैंने कुछ लिख दिया जैसे कि रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट तो दिख रहा है रिप्रेजेंट हमें, लेकिन कंप्यूटर इसको रिप्रेजेंट के फॉर्म में नहीं स्टोर किया है। इसको वही जो जीरो 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 वन है, जो भी मतलब बाइनरी डिजिट वाला है, उसके फॉर्म में सेव किया है, लेकिन दिखा रहा है हमें रिप्रेजेंट के रूप में, ये वर्ड। ठीक। तो इसका कुछ हायरार्की है, मेमोरी का हायरार्की। ये देखो, अब बोल रहा है वन बिट मतलब बाइनरी डिजिट। ठीक है। वन बिट मतलब क्या हो गया, ये एक बिट हो गया, या फिर ये मतलब जीरो या फिर वन, ये एक बिट हो गया, ये एक बिट हो गया, ये एक बिट हो गया। ठीक है। ऐसा अगर 8 गो बिट बन गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ऐसा अगर 8 गो बिट बन गया, तो हो गया 1 बाइट। समझ में आया चीज़ें, ये चीज़ समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब इसी का हाफ अगर कर दे, मतलब मान लो कि 4 बीट, 1 2 3 4। ठीक है। 4 बीट, इसको बोलते हैं वन निबल, NIBBLE। ठीक है। NIBBLE, निबल इसको बोलते हैं। तो एक बीट मतलब ये जीरो या फिर वन, ये हो गया 1 बिट। ठीक है। अब 1 बिट को अगर हम चार, मतलब इसको इसका अगर 4 बिट का कलेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं 1 निबल। और अगर 8 बिट का कलेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं 1 बाइट, BYT, बाइट। बीट और बाइट में डिफरेंस है। ठीक है। बीट मतलब सिंगल यूनिट, बाइट मतलब 8 वाला, उसका 8 यूनिट। ठीक है। वो हो गया 1 बाइट। अब अगर 1024 बाइट मिल जाए तो हो गया 1 KB, किलो बाइट। ठीक है। इतना अगर मतलब 1024 KB बन जाए तो हो गया 1 MB, मेगाबाइट। ठीक है। KB MB। वैसा ही सिमिलरली 1024 MB बन जाए तो वो हो गया 1 GB, गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटोबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट, फिर जियोबाइट। ये सबसे बड़ा यूनिट है, जियोबाइट। ठीक है। ये सबसे बड़ा यूनिट है। हम अपना डेली डे टू डे यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB ही यूज़ करते हैं। तो हमारा जो काम है वो 1 TB के अंदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो। उससे ज़्यादा नहीं जाते हम लोग। ठीक है। ये सब कब काम आता है, जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होता है, ये सब 1 GB, मतलब जियो बाइट या फिर ब्रोंटो बाइट, ये सब सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिनमें क्या होता है, जैसे हम अमेजोन पे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, या फिर फेसबुक, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो। तो फेसबुक का जो मतलब आप डेटा एक्सेस कर रहे हो फेसबुक में कुछ फोटो अपलोड कर रहे हो, उन सारे का एक डेटाबेस होगा ना, मतलब वो भी, उसको भी तो कहीं पे स्टोर करना पड़ता है अपना डेटा। तो उनके लिए क्या करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर बनाता है वो लोग। तब ये सब डेटा यूज़ होता है, मतलब इतना बड़ा साइज का जो मेमोरी है वो यूज़ होता है। ठीक है। तो इसका हायरार्की याद रखना, ज़्यादा नहीं। KB से मतलब पहले आता है बीट। ठीक है। बीट के बाद आता है बाइट, BYT, बाइट। फिर आता है KB, MB, GB, TB, PB। इतना ही, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। मतलब आता है तो इतना तक ही आया है अभी तक। ठीक है। PB, पेटा बाइट तक ही आया है। ना एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है देखो, जैसे कि आप लोग यूट्यूब में कोई अगर
वीडियो ज़्यादा ही देखने लगते हो या फिर फेसबुक में किसी का वीडियो ज़्यादा ही देखने लगते हो तो क्या होता है, आप अगर उसको सब्सक्राइब नहीं कभी करोगे ना चैनल को, तब देखना कभी भी यूट्यूब खोलना तो उसी का वीडियो आ जाएगा। या फिर आपका जो रिलेटेबल कंटेंट है वो पहले सजेस्ट होता है। ये किस लिए होता है? एल्गोरिदम की वजह से। मतलब यूट्यूब का एक सर्टेन एल्गोरिदम है, ये सबका एल्गोरिदम होता है, फेसबुक का एल्गोरिदम होता है या फिर गूगल का एल्गोरिदम होता है। देखना कि जो ज़्यादा इकोनॉमिक्स रिलेटेड या फिर पैसा रिलेटेड, मनी, शेयर मार्केट वगैरह चीज़ें जो देखता है ना, वो गूगल खोलेगा, कुछ भी एक वर्ड आएगा, मतलब कुछ भी एक वर्ड लिखेगा, वो उसके सामने क्या आएगा, वो इकोनॉमिक्स वगैरह या फिर कॉमर्स वगैरह चीज़ें ही उसको सजेशन में आएगा कि ये सर्च करो आप। लेकिन जो स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें यूज मतलब ज़्यादा सर्च करते हैं इंटरनेट में, उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एल्गोरिदम का काम है। देखो एल्गोरिदम क्या है, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। मतलब इसका एक प्रॉपर चेन है, प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर डेटाबेस है इसका, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम है। तो ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस, मतलब पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उन चीज़ों को, अब वो उनके बेसिस पे ही काम करता है, ठीक। टाइपिकली टू सॉल्व अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म ए कंप्यूटेशन, कोई भी अगर कोई भी सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, जैसे कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी टास्क करना हो, तो उनके लिए एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। एल्गोरिदम आर ऑलवेज unambiguous and are used to specification for performing calculation, data processing, automated reasoning and other tasks। ये ऑटोमेटेड रीजनिंग तो पता है, मान लो कि कोई भी चीज़ें आप दे दो, जैसे कि कोई भी मान लो कि 99 मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करे, तो वो क्या करता है, तब उनका सेट सेट रहता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, तो उनसे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली फीट में कन्वर्ट करके दिखा देता है। या फिर इंटरनेट पे सर्च करना कि 1001 इक्वल्स टू कितना रुपीज़ में कितना होगा, ये कभी सर्च करना, वो ऑटोमेटिकली दिखा देता है। तो ये क्या है, वो ऑटोमेटिकली मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसमें पहले से ही दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, उसके बेसिस पे वो डेटा को दिखा देता है। तो ये हो गया एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो इनपुट देते हैं कोई, मतलब जो इनका ओनर है, जो या फिर कंपनी का जो भी है ओनर है, वो क्या करता है, इनपुट देता है, फिर सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट, मतलब गिवन इनपुट जो भी है उनसे कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड आउटपुट दिया रहता है, मतलब ये अगर आपने पुट किया तो इस टाइप का आउटपुट आएगा। फिर वो एल्गोरिदम में वो डिसाइड होके फिर आउटपुट पे कुछ दिखा देता है रिजल्ट। जैसे कि चैट जीपीटी पे देखना कभी भी सर्च करके, चैट जीपीटी में 2021 तक का डेटा दिया गया है, कुछ मार्च मई जून ऐसा कुछ महीना तक उसका डेटा दिया गया है। अब उसके बाद वाला चीज़ उसको सर्च करोगे तो नहीं दिखाएगा, या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा बता देगा अपने मन से जनरेट करके। तो इसका मतलब क्या है, उनमें जो डेटा दिया गया है, उनका एल्गोरिदम में जो डेटा सेट किया गया है, फीड किया गया है पहले से, वो क्या है, 2021 का वो जून महीने तक ही दिया गया है। उससे क्या मतलब, जून महीने तक कुछ भी पूछोगे आप, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पूछोगे तो वो जून 2021 का जून महीने का बोलेगा, ना कि अभी मतलब मई या मार्च तक का या फिर अप्रैल तक का 2023 का नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि उनमें मतलब वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया गया है, प्री डिसाइडेड नहीं है वो अभी के लिए। तो ये हो गया एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये वेल डिफाइंड इनपुट्स होता है, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ नहीं दिया जाता है, वो कुछ मतलब प्री डिसाइडेड होता है सिंपली, ठीक है। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, क्या आउटपुट दिखाएगा वो भी वेल डिफाइंड होता है। फाइनाइटनेस, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं रहता, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा इनका डेटा, या फिर जो रिजल्ट दिखा रहा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इनका भी फाइनाइटनेस रहता है। फिजिबल, मतलब एक्सेसिबल है ये, ठीक है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, आप हिंदी पे सर्च करोगे वो भी दिखाएगा, मतलब समझ के वो दिखाएगा। तेलुगु पे सर्च करोगे, इंग्लिश पे सर्च करोगे, अपने हिसाब से समझ के वो दिखा देगा। फिर क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, मतलब क्लियर है चीज़ें, जो आउटपुट या फिर जो रिजल्ट देगा वो क्लियर है, और वो ज़्यादा टफ नहीं है, जटिल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये बोल रहा है क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। फिर देखो ये जो है स्टफ, मतलब कोई भी एक प्रोग्राम दिया गया है, पहले से सेट किया गया है, आपने स्टार्ट किया, अमाउंट दिया मतलब रुपीज़ का अमाउंट, फिर ईआर दिया, मतलब कितना साल में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फिर उन्होंने कैलकुलेट करके खुद दिखा दिया, ठीक है। ऐसा टाइप का काम करता है। अब स्टेप्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस आता है पेपर वन में। जैसे कि देखो, प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा उसके सामने। फिर एक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि ये मॉडल था, देखो ये एक मॉडल था कि पहले वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा, फिर एक कुछ ऑप्शन आएगा जहाँ पे वो इनपुट डालेगा, अमाउंट टोटल, मतलब जो जो रकम है, मोटा रकम वो डालेगा। फिर एक ऑप्शन आएगा कि वो कितना साल के लिए चाह रहा है ये। फिर एक ऑप्शन आएगा कि इनपुट का मतलब वो रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फिर वो कैलकुलेट करेगा। ये हिसाब है, ठीक है। तो इसके जैसे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के बाद क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का स्पेसिफिकेशन डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि कोई कभी कभी क्या करता है, कोई कोई वेबसाइट देखना, यहाँ पर इनपुट अमाउंट, अब यहाँ पर अमाउंट मतलब क्या है, मान लो कि 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है। अब 10 लाख लिख ना लिख के कोई अगर ABCD कुछ भी लिख दे, तो ये क्या, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनको देना चाहिए कि इनको न्यूमेरिक कैरेक्टर ही पसंद आएगा, ना कि अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, सिमिलरली इसको भी न्यूमेरिक कैरेक्टर, इसको भी न्यूमेरिक कैरेक्टर दिया जाएगा। और वो भी फाइनाइट नंबर, मान लो कि ऐसा नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपया का वो कैलकुलेट कर देगा। ऐसा नहीं है, मान लो कि सर्टेन 1,000 से उसका लिमिट है कि 1 करोड़ तक। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन ऑन द एल्गोरिथम। डिजाइनिंग एंड एल्गोरिथम, इसी को डिजाइन करना पड़ेगा फिर से, मतलब अच्छे से। फिर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, तो वो ठीक है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर करेक्टनेस चेक करने के बाद उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। फिर इम्प्लीमेंट करके फाइनल टेस्टिंग। फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, मतलब इसका जो बोल सकते हो यूज़र मैनुअल बोल सकते हो इसको। जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी खरीदते हैं तो उसको यूज़र मैनुअल दिया जाता है ना, कि ये बटन इस ये बटन इस काम के लिए है, या फिर ये यहाँ पर ये चीज़ होता है, स्क्रीन का ये बटन दबाने से ये चीज़ होगा। तो उसका एक मैनुअल बनाना, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। क्लियर है? ये स्टेप्स, 9 स्टेप्स है। अब इनको 9 मतलब डिटो, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका कंसेप्ट याद रखना, तभी आ जाएगा। क्योंकि ये डिटो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं आता है, जो सीक्वेंस आता है उनमें। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट याद रखना, कब क्या करना पड़ता है, किसके बाद क्या होता है, ये कंसेप्ट याद रखना बस। अब क्या है, ये थोड़ा रटने वाली चीज़ है, ये कुछ है नहीं। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये सब कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज में। जैसे कि मान लो कि अभी मैंने बताया कि एक कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ, मान लो कि माय नेम इज़ कुछ भी, ठीक है। तो वो मैं जो टाइप किया, वो क्या है, वो मैंने अल्फ़ाबेटिकल वे में उसको इंस्ट्रक्शन दिया या फिर कमांड दिया कंप्यूटर को। अब वो MS वर्ड में क्या दिखा रहा है, माय नेम इज़ जो भी है वो दिखा रहा है, लेकिन वो स्टोर कर रहा है दूसरे फॉर्म में। मैंने क्या बताया, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में वो स्टोर कर रहा है कंप्यूटर में। तो वो जो कन्वर्ट किया, मतलब मैं जब इंस्ट्रक्शन दे रहा है तब कुछ और हिसाब से दे रहा हूँ, वो जब स्टोर कर रहा है तब कुछ और हिसाब से स्टोर कर रहा है, फिर जब दिखा रहा है तब कुछ और हिसाब से दिखा रहा है। तो ये जो कन्वर्सन का प्रोसेस चलता है ना, इसी मतलब इसी में काम आता है ये सब कन्वर्टर का। कहीं पे ट्रांसलेटर का काम आता है, कहीं पे कंपाइलर का, कहीं पे असेंबलर, कहीं पे इंटरप्रेटर का काम आता है, ठीक है। तो देखो, ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कोई भी अगर प्रोग्राम दिया गया है उसको मशीन कोड ऑलवेज वो बाइनरी होता है। फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, ये सब हो गया। इनको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम है, देखो, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डायरेक्टली, मतलब इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या करता है, एक स्टेटमेंट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ये है इंटरप्रेट, मतलब समझ के। इंटरप्रेट करना का मतलब क्या है, मतलब समझना किसी चीज़ को, समझ के बोलना या फिर समझ के याद रखना, ये तो वो होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का यहाँ पर भी काम है वही, किसी चीज़ को समझ के एग्जीक्यूट करना। तो ये थोड़ा रटने वाली चीज़ है, इनमें समझाने की बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर किस से किस, मतलब कहाँ पर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर भी, असेंबलर भी और इंटरप्रेटर का भी काम क्या है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ओएस का काम क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम है, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने सॉरी गलत बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो भी ये सिस्टम रन कर रहा है, मैं मतलब मैं जो विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, ये जो सिस्टम मतलब पूरा कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, ये जो भी रन कर रहा है इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम किस पे चल रहा है बेसिकली, मतलब इनका एकदम बेस पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आता था डीओएस आता था पहले, डॉस वाला कंप्यूटर आता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है ना, विंडोज़ 10, 11, 7, एक्सपी, विंडोज़ 97, ये सब आ गया डिस्क ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का अंडर। फिर और भी आता है, एप्पल का रहता है मैक ओएस, एप्पल का। हमारा फ़ोन में रहता है एंड्रॉयड, या फिर किसी का विंडोज़ पहले था लूमिया वाला, या फिर आईओएस एप्पल के लिए। तो ये सब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके बेस पे सारी चीज़ें रन करेगा, वही रन कराएगा सारी चीज़ें। तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो विंडोज़ वगैरह है वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस बोलते हैं इसको। विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक, ये सब, ठीक है। अब आ गया यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी मतलब मैं जो ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, इनका यूटिलाइजेशन को अच्छा कर रहा है, मतलब मेरा यूज़ को एनहांस कर रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहा है। ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है फाइल मैनेजर, फ़ोन में भी फाइल मैनेजर रहता है, या फिर कंप्यूटर में भी फाइल मैनेजर रहता है, या फिर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, या फिर जो डिफेंडर्स है, वो सब क्या हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम है? ओ एस और यूटिलिटी का प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई इशू है किसी का? हेलो? हेलो? यस सर। ओके, सो आई थिंक कोई इशू नहीं है। फिर आता है, इसी का और एक टाइप होता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो टाइप हो गया ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से हट के और एक टाइप हो गया, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक बार फिर से बता। यूटिलिटी मतलब जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, जो जो सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वो हो गया K7, क्विक किल एंटीवायरस, टोटल सिक्योरिटी वगैरह। ओके ओके सर। मतलब जो सिस्टम को स्मूथर बनाए। हाँ, अच्छे से यूज़ करने के लायक बनाए, ठीक। वो हो गया यूटिलिटी ओके सर। सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी नाम पे ही समझ में आ रहा है, यूटिलिटी यूटिलाइजेशन जिसका, जो अच्छा करता है। फिर आ गया अब यूटिलिटी और सिस्टम हो गया, सॉरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, और एक आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हो उनमें, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अप्लाई करते हो, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे नाम पता है हम लोगों को, जैसे कि फेसबुक ऐप, या फिर कोई भी गूगल मीट ऐप, या फिर मतलब कुछ भी ऐप हो गया, जूम ऐप, या फिर कोई पेंटिंग वगैरह का ऐप हो गया, मतलब कुछ भी, जितना भी एप्स मतलब जो समझते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। या फिर मान लो ये क्रोम यस का सर। ऐप हो गया, ये जो भी है, ये ओबीएस का ऐप हो गया, तो ये सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब कुछ थ्रेड्स है, देखो। वायरस, वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, दैट कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को मतलब खराब करता है, या फिर हैजार्डियस करता है कंप्यूटर को, प्रॉपरली रन नहीं करने देता। कैसे होता है? ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और वो सॉफ्टवेयर किसी भी फाइल पे रह सकता है, किसी भी फोल्डर पे, किसी भी फाइल पे, ठीक है। अब एक कौन सा चीज़ है, देखो, वर्म। ये वर्म है, ठीक है। वर्म भी सेम है, वायरस है, जो भी है मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो क्या करता है? ये सेल्फ रेप्लिकेट है, मतलब वर्म भी सेल्फ रेप्लिकेट है, अपने आप से खुद को बढ़ाता है, वायरस भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वायरस में, वायरस को जब आप ओपन करोगे,
उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस फोल्डर को पर्टिकुलरली जिसमें वायरस है, या फिर जो पेन ड्राइव वगैरह जिसमें भी वायरस है, तभी वो एग्जीक्यूटेबल होगा, मतलब वायरस तभी काम का होगा। नहीं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब मैं अगर पेन ड्राइव के थ्रू अगर आपके कंप्यूटर में वायरस डाल दूँ, जब तक आप उस फोल्डर या फिर फाइल को नहीं खोलोगे, वो वायरस कोई काम का नहीं है, मतलब कुछ हार्म नहीं करेगा। लेकिन वर्म वर्म अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी फॉर्म में चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और सेल्फ रेप्लिकेट होता है, तो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, वर्म और वायरस? और एक बस है। और तकिएगा। देखो, वर्म भी एक टाइप मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब जो चीज़ों को खराब करता है, मतलब मेल फंक्शनिंग एक फंक्शनिंग, पता है फंक्शनिंग? फंक्शनिंग मतलब ठीक से काज करना, काम काज ठीक से करना। फिर आता है मेल फंक्शनिंग, मतलब ठीक से काम काज नहीं करना। तो मेल फंक्शनिंग वाला जो 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 सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्म करता है, ठीक ठाक फंक्शन नहीं करने देता है, उनको बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, इसको बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये वर्म और वायरस दोनों ही एक तरफ का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वायरस का क्या काम है? वायरस का क्या केस है? वायरस का जो है वो, जब आप ओपन करोगे उस फोल्डर को तभी वायरस एक्टिव होगा, नहीं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाएगा पूरा जीवन। ठीक है। वर्म क्या है? वर्म का वो वाला सीन नहीं है। वर्म अगर घुस जाए कंप्यूटर में किसी भी तरह से, वेब ब्राउज़र, गूगल सर्च, कोई भी एप्लीकेशन, पेन ड्राइव, तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब करना, मतलब आपका जो कंप्यूटर का फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। क्लियर है? मालवेयर ये तरह। वायरस में क्या हाँ, बताते हैं। मालवेयर मतलब एज ए ब्रॉड टर्म है ये, मालवेयर। मालवेयर मतलब जो भी डिस्टर्ब करने वाला चीज़ है उसको मालवेयर बोलते हैं, मतलब डिस्टर्ब करने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर को भी, मतलब वेयर मतलब ये सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। मैलवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर खराब करता है चीज़ें, मतलब मैल फंक्शनिंग करता है, वो होता है मैलवेयर। अब मैलवेयर एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, अम्ब्रेला टर्म बोल सकते हो इसको। मैलवेयर के अंदर आ सकता है वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सब। क्लियर है? मालवेयर कैसे पता लगेगा कंप्यूटर में है? ये तो विंडोज़ डिफेंडर का काम है। सर का कंप्यूटर में देखना विंडोज़ डिफेंडर रहता है, वो डिटेक्ट कर लेता है। नहीं तो फिर भी थोड़ा एडवांस हुआ तो टोटल सिक्योरिटी जो है, कैस्पर स्काई, K7, क्विक हिल, ये सब का ऐड देखते हो ना, वो डिटेक्ट करता है जी टोटल सर। सिक्योरिटी। उनका भी टाइप्स है, उनका भी कुछ। एंटीवायरस इसके लिए सूटेबल होता है क्या? एंटी देखो एक्चुअली फ़ोन में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता एंटीवायरस। फ़ोन तो मतलब वो है ही नहीं, मतलब फ़ोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और अगर बूटिंग कर, मतलब रीबूट कर लेते हो तो वो हट जाता है। लेकिन फिर भी अगर कंप्यूटर में वो एंटीवायरस का ज़रूरत नहीं पड़ता अभी। अभी का जो कंप्यूटर्स आ रहा है ना, विंडोज़ 10 11 वाला, उनमें एंटीवायरस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत सारा जो स्पाइंग वगैरह, डेटा चोरी वगैरह होता है, उनका प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें, कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना ज़रूरी होता है। वो एंटीवायरस नहीं करता, एंड्रॉइड एंटीवायरस फोन सॉफ्टवेयर में जो होता ये है। हाँ। एंड्रॉइड फोन में ये एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। अब बेचने के लिए कंपनी बनाता है, लेकिन पड़ती नहीं है ज़रूरत। ओके सर। क्योंकि उसका मतलब जो इसका ओएस जो है ना एंड्रॉयड का, तो वो थोड़ा मतलब उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि कंप्यूटर्स का ओके सर। उतना ज़्यादा यूजेज नहीं होता है जितना मोबाइल का यूजेज होता है। तो जो आर्किटेक्ट है उसका, तो उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि डिस्टरबेंस कम हो। अगर डिस्टरबेंस हो भी तो थोड़ा बहुत बूटिंग वगैरह या फिर वो डेटा रिस्टोर करके ठीक हो जाए। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है, तो मालवेयर का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है? मालवेयर तो बोला मैंने, मालवेयर के अंदर सारी चीज़ें आ जाता है, ये जो ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, वर्म है। मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक बड़ा टर्म है। मतलब यहाँ पर रख दो मालवेयर, सही सर। उसका टाइप्स आ गया, वायरस, ट्रोजन वगैरह जो भी है। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। ओके सर। वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। देखना कोई भी ऐड आता है ना कि ये सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्री वेयर। वेयर, फ्री वेयर, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है ओके वेयर। सर। ठीक है। ना वायरस और उसका वर्म का कंसेप्ट समझ आया। मालवेयर भी क्लियर हो गया। जी सर। अब ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ट्रोजन हॉर्स के पीछे।
पहले क्या होता था कि जैसे कि ओलंपिक कैसे शुरू हुआ था, इतना वो आपस में झमेला वगैरह युद्ध वगैरह लड़ते थे, तो एक शांति स्थापित करने के लिए ओलंपिक शुरू हुआ था, है ना। आपस में बॉन्डिंग वगैरह बनाने के लिए थोड़ा बहुत थ्रू एक स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह, तो उसके लिए ओलंपिक शुरू होता। तो पहले जब ग्रीस वगैरह का टाइम था ना, वो ये समवेयर अराउंड 1000 BC ऐसा कुछ का, ये मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो इनमें क्या हुआ था, ट्रॉय और ग्रीस में कुछ एक वार हुआ था, बड़ा सा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत लंबा चलने वाला वार हुआ था। तो अब जब दोनों में वार खत्म हो गया तो आपस में मतलब वो दोस्ती वगैरह कर लिया, ट्रॉय और ग्रीस, ठीक है। अब ग्रीस ने क्या किया था, ट्रॉय को एक गिफ्ट दिया था, मतलब ये दोस्ती वगैरह के चक्कर में एक गिफ्ट दिया था। गिफ्ट क्या था, एक घोड़ा था, बड़ा सा एक मतलब लकड़ी का घोड़ा, बड़ा सा बहुत बड़ा घोड़ा था। अब वो तो खुशी खुशी ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन घोड़े के अंदर क्या था, बहुत सारा सोल्जर्स था। मतलब ऊपर से देख के लगेगा घोड़ा है, लेकिन घोड़ा ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि उनमें बहुत सारा सोल्जर्स छुपा मतलब छुप के रह सके। तो उन्होंने जब वो उसकी गिफ्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जब रात में सब लोग मतलब सो गए, उनके भी मतलब टेंशन नहीं है कि अभी युद्ध वगैरह होगा, तो अपने अपने हिसाब से जो भी है एकोमोडेट करके सो गए। तब क्या हुआ, वो सोल्जर्स उस हॉर्स से निकल के अटैक करने शुरू कर दिया। तो इसी से इसका या मतलब नाम आया ट्रोजन हॉर्स। तो देखो, ये एक टाइप का मैलवेयर है दैट यूजेस मैलिशियस कोड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट सीम्स ओके। मतलब आपको देख के लगेगा सब कुछ सही है, मतलब ठीक है, मैं सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद वो अपना रूप दिखाना शुरू करता है, ठीक है। जैसे कि पेगासुस सॉफ्टवेयर के इशू देखा आपने शायद, बहुत चर्चा पे था। वो उनमें तो कितना मतलब जो अमेरिका अमेरिका इजराइल का जो ओपोनेंट लीडर था, या फिर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था, उनका भी तो ऑफिस का डेटा वगैरह का सब कुछ लीक कर दिया था। तो वो क्या था, वो ट्रोजन हॉर्स था, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रोजन हॉर्स कहलाएगा। मतलब वो मान लो कि किसी भी ऐसे फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने उनको लगा कि यार ये चलो सही चीज़ है, या फिर ये कोई नॉर्मल सी चीज़ें, अगर नॉर्मल की चीज़ें के फॉर्म में आ गया था तो उसको डाउनलोड वगैरह कर लिया था, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके वो अपना काम कर रहा था अंदर से, मतलब अंदर ही अंदर। तो ये गया ट्रोजन हॉर्स। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पाइंग के काम में आता है, ठीक है। मान लो कि मेरे कंप्यूटर में कोई एक स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया है, मतलब मेरे मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इंस्टॉल्ड है। तो तब क्या होगा कि मैं कोई भी कुछ भी लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं जिस सीक्वेंस में की दबा रहा हूँ पासवर्ड डालने के लिए, वो सीक्वेंस रिकॉर्ड हो जा रहा है या फिर नोट हो जा रहा है। फिर वो ऑटोमेटिकली उसका जो ओरिजिनल यूज़र है उनके पास भेज दे रहा है कि इन्होंने ये चीज़ लॉगिन किया, इनका पासवर्ड ये है, मेल आईडी ये है, या फिर लॉगिन आईडी ये है। तो ये है, ये इसी को बोलते हैं की लॉग्स, तो लॉग की स्ट्रोक्स इसको बोलते हैं। किस सीक्वेंस में क्या कौन सा की दबा रहे हो, ये सब पता चल जाता है। अब ये तो छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कोई भी अगर सीक्रेट मैसेज, मुझे सीक्रेट मेल करना है, तो वो मेल तो सारी लीक हो जाएगा, है ना। अगर इंटर गवर्नमेंटल मान लो इंडिया का कुछ मेल पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ मेल अगर मान लो कि कहीं भी इजिप्ट का पीएमओ में जा रहा है, तो वो क्या, वो तो लीक हो गया। बहुत बड़ा अगर कोई बिजनेस डील वगैरह था। तो ये सब स्पाईवेयर का काम है। अब एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, वेयर मतलब मैंने बताया सॉफ्टवेयर, एड मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो कुछ देखना, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स होता है, या फिर यूट्यूब भी मतलब उसी मॉडल पे बेस्ड है। एड्स दिखाता है वीडियो के बीच में, या फिर कभी शॉर्ट्स के बीच में एड्स दिखाता है। तो उनसे क्या होता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब का। तो ऐसा टाइप का जिसका मॉडल है उसको बोलते हैं एडवेयर, ठीक है। ये भी एक ये भी एक कंसेप्ट देख लो, VoIP। VoIP मतलब कॉल करना थ्रू इंटरनेट, मतलब वॉइस कम्युनिकेशन करना थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इट इज़ अ मेथोडोलॉजी एंड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, एंड मल्टीमीडिया सेशंस
ओवर आईपी नेटवर्क्स, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कब होता है, मतलब जो भी आप इंटरनेट यूज़ करोगे जिस डिवाइस से, उसका एक अलग सा आईपी होता है, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो उस आईपी को यूज़ करके जब आप कॉल करोगे इंटरनेट के थ्रू, उसको बोलते हैं वी ओ आई पी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये कब काम में आता है, मान लो कि जब नया नया जियो आया था, देखना एक जियो का एक ऐप आता था, वो इंस्टॉल करके आप कॉल कर सकते थे फ्री में। तो वो हो गया वी ओ आई पी ऐप। या फिर अभी हमारा फ़ोन में देखना, जिसका भी 4G, आई थिंक सबका 4G है, तो उसमें लिखा रहता है कि वी ओ एल टी, वॉइस ओवर एल टी ई। एल टी मतलब वो 4G को डिनोट करता है। तो वॉइस ओवर एल टी ई मतलब वो कॉल करने के लिए, मतलब वो अभी अवेलेबल है। अगर वो नेट का सिग्नल दिखा रहा है, नेटवर्क भी दिखा रहा है, लेकिन वी ओ एल टी अगर नहीं दिखाएगा तो देखना कॉल नहीं जाएगा, कॉल आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। तो ये हो गया वी ओ आई पी का काम। ये देखो व्हाट्सएप कॉल भी वो वी ओ आई पी का ही एग्जाम्पल है। फिर पॉडकास्ट, पॉडकास्ट मतलब क्या है, जो ऑडियो वगैरह होता है ना, डिजिटल ऑडियो सीरीज, जैसे वेब सीरीज होता है, कुछ भी वेब सीरीज मान लो कि द फैमिली मैन, या फिर कुछ भी वेब सीरीज, वो क्या है, वीडियो का फॉर्म में होता है ना। तो वैसे ही वेब सीरीज मान लो ऑडियो का फॉर्म में है, तो हो गया पॉडकास्ट। अभी तो बहुत चल रहा है, मतलब ट्रेंड चल रहा है। देखना रणबीर अलावडिया क्या, उसका पॉडकास्ट बहुत ही मतलब पॉपुलर है, तो बियर बाइसेप का। तो वो क्या हो गया, वो एक ऑडियो का सीरीज हो गया। मतलब कोई एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि उसने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया, कैसे उसने आर्मी में सर्व किया, ये सब चीज़ें वो शेयर करता है, तो वो एक ऑडियो का सीरीज हो जाता है, तो वो पॉडकास्ट कहलाता है। क्लियर है? ये मान सकते हो यस सर। ऑडियो वाला वेब सीरीज ही है। और कुछ और थ्रेट्स है, ठीक है। बूट वायरस, बूट वायरस क्या करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो ओएस है, जो भी एंड्रॉयड वगैरह विंडोज़ जो भी है, उनको अफेक्ट करता है बूट वायरस। बूटिंग मतलब ऑन ऑफ करना कंप्यूटर, उसको बूटिंग बोलते हैं, मैंने बताया पहले। तो उसको जो इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बूट वायरस। अब देखो वर्म्स का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, वर्म्स उसको मैक्रो वायरस भी बोलता है। अब देखो वायरस हॉक्स इज अ मैसेज वार्निंग, मतलब देखना कोई भी आलतू फालतू वेबसाइट अगर खोलोगे तो उसमें दिखाता है कि, मतलब वो ब्लिंक होता है, वार्निंग 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 टाइप का, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो आपका रिमूव हो जाएगा, जो भी वायरस वगैरह जो भी है। तो उसको बोलते हैं वायरस हॉक्स, मतलब एक वार्निंग मैसेज। कॉम्पेनियन वायरस, कॉम्पेनियन मतलब क्या है, कॉम्पेनियन मतलब दोस्त, फ्रेंड, उसको बोलते हैं कॉम्पेनियन। आपका जो कंपनी दे रहा है उसको बोलते हैं कॉम्पेनियन। तो कॉम्पेनियन वायरस क्या करता है, ये चुपचाप मतलब अपना काम करता रहता है बिना आपको पता चले। ठीक है, आप मतलब वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल वे में काम नहीं करता वो, जस्ट कोई भी फाइल को मॉडिफाई नहीं करता, मतलब मॉडिफाई करेगा तभी तो पता चलेगा ना। मान लो कि कोई भी एक वर्ड फाइल अगर पीडीएफ था, वो खुल नहीं रहा है, या फिर कभी कभी खुल रहा है, कभी कभी नहीं खुल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो ये सब सारी चीज़ें मतलब महसूस ही नहीं होने देता है, उसको बोलते हैं कंपेनियन वायरस। क्लियर? मतलब दोस्त की तरह रहता है, कंप्यूटर का सीपीयू का दोस्त की तरह रहता है। क्लियर है? यस सर। नाउ अब इंटरनेट का जो है वेब, वेब का कुछ वर्जन्स देखो। वेब 1.0 या फिर 1 बोल सकते हो इसको। फर्स्ट स्टेज ऑफ द वेब रिप्रेजेंट्स द वेब 1.0 विच अकॉर्डिंग टू टिम बर्नर ली, इसने बनाया था, ये याद रखना, टिम बर्नर ली ने वेब 1.0 बनाया था। इज द रीड ऑनली वेब, मतलब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट है गूगल पे, अगर गूगल पे कोई भी वेबसाइट दिखा रहा है, आपने सर्च किया, तो उसको क्या करते हैं, रीड कर सकते हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जस्ट कोई भी मान लो कि जैसे कि कोई भी बुक, हम लोग जब कोई भी बुक किताब पढ़ते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं, रीड ही करते हैं ना, उनको कुछ मतलब एडिट वगैरह नहीं कर सकते। वैसे ही अगर ऐसे मान लो कि कोई साइट है जिसको आप ओनली रीड कर सकते हो, कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं वेब 1.0। ठीक है, ये पहले होता था, अभी मतलब अभी का ज़माना नहीं है, चल गया अभी। उसके बाद आया वेब 2.0।
इसमें क्या करता है, रीड राइट। रीड भी जैसे विकिपीडिया, रीड करते हो उसमें, सॉरी विकिपीडिया नहीं, जैसे कि फीडबैक फॉर्म होता है। कोई भी मान लो कि कोई भी वेबसाइट है, तो उनमें कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिया रहता है कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो आपने मैसेज डाल दिया, आपका ईमेल फ़ोन नंबर डाल दिया, वो हो गया रीड राइट वेब। ठीक है। अब रीड राइट वेब कब काम आता है, पॉडकास्ट वगैरह में, किसी को टैग करने में, बुक मार्क, ब्लॉगिंग में, सोशल मीडिया में, तो ये सब हो गया रीड राइट वेब। अब आता है क्या, वेब 3.0। इसमें एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, मतलब एडिट भी कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि विकिपीडिया में, विकिपीडिया में आप अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें गलत है, आप ये सही करो, या फिर अपने एंड से आप सही भी कर सकते हो विथ प्रॉपर प्रूफ। ठीक है। तो ये हो गया वेब 1, वेब 2, वेब 3.0। ठीक है। तीनों का याद, मतलब नाम याद रखना। वन का क्या था, रीड ऑनली, रीड ऑनली वेब। टू का क्या था, रीड राइट वेब। ठीक है। रीड राइट वेब दोनों ही होता है, रीड भी होता है, राइट भी होता है। अब थ्री का भी एक नाम है, एग्जीक्यूटेबल वेब, और एक है सिमेंटिक वेब। ये शायद दिया गया है इसको सिमेंटिक, ये सिमेंटिक वेब भी बोलता है इसको। ठीक है। क्लियर है। ये थोड़ा पढ़ लेना, वो इसका कुछ कंसेप्ट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, और उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ना, लेकिन याद रखने वाला वही चीज़ है, इस तीनों का नाम। और वेब 1.0 किसने दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा, टिम बर्नर ली। ठीक है। ये ये टिम बर्नर ली, वेब 1.0। ना कुछ फीचर्स है देखो वेब 3.0 का। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। ठीक है। एआई, एआई का ज़माना चल रहा है अभी। कुछ भी मतलब चैट जीपीटी तो एक एआई बेस्ड बॉट है, या फिर मान लो कि कुछ भी आप, वो डाल ई अभी इमेज के लिए चल रहा है बहुत, बैकग्राउंड इरेज कर देता है अभी, या फिर कुछ भी आप लिखोगे उस हिसाब से रैंडमली इमेज जनरेट कर देता है अपने एंड से। तो ये सब हो गया एआई का काम। अब क्या है, सिमेंटिक वेब। इसको सिमेंटिक वेब क्यों बोलते हैं, देखो, द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द वेब इन्वॉल्व्स द सिमेंटिक वेब। द सिमेंटिक वेब improves द वेब टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू जनरेट, शेयर एंड कनेक्ट। मतलब किसी के साथ जनरेट, मतलब कोई भी डेटा जनरेट करने में, डेटा को शेयर करने में, और आपस में कनेक्ट करने के लिए, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह जो भी है। ठीक है। एंड इसको एनालाइज भी कर सकता है वो। तो ये सब सारी चीज़ें सिमेंटिक वेब में होता है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया, 3D ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, ये वेब 3.0 में पॉसिबल है, 3.0 में। ठीक है? अभी जो चल रहा है वो 3.0 ही चल रहा है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब कॉमन पीपल जो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट, वो वेब, सॉरी, वो 3.0 ही है। ठीक है। कनेक्टिविटी, अब इसको कनेक्टिविटी वगैरह, मल्टीमीडिया, ये सब मतलब प्रोवाइड करता है। एक शहर से दूसरे शहर तक भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह, ये सब कनेक्टिविटी। यूबिक्विटी, connect is connect content is by multiple applications, every device is connected to the web। मतलब अब आपका जो है स्मार्ट वॉच भी कनेक्टेड है, कार भी कनेक्टेड है इंटरनेट से, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो इसको बोलते हैं यूबिक्विटी, मतलब यूनिवर्सलिटी बोलते हैं इसको। तो सब कुछ यूनिवर्सल है अभी। फिर 4.0 को बोलता है मोबाइल वेब। मोबाइल वेब मतलब अभी जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, जो नया अभी आ रहा है, मतलब ऑलरेडी ये ये तो ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ 3.0 नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अभी जो आ रहा है धीरे धीरे, जो सब चीज़ें आ रहा है ना मोबाइल वेब, तो उसको बोलते हैं मोबाइल वेब। मोबाइल इन द सेंस स्मार्टफोन नहीं है, मोबाइल इन द सेंस जो इजीली अवेलेबल है, उस हिसाब से मोबाइल बोला गया है इसको। जैसे बोलता है ना मोबाइल, मोबाइल कोर्ट, मतलब क्या है, एक कार में या फिर बस टाइप में कोर्ट बैठता है। मोबाइल टॉयलेट, एक मतलब वो कार टाइप में, मतलब बड़ा सा कार टाइप में टॉयलेट रहता है। तो इजीली एक्सेसिबल है, और रिमोट जो है, तो मतलब सबका नज़दीक पहुंच सकता है, उसको बोलते हैं मोबाइल। तो वेब 4.0 को बोलते हैं मोबाइल वेब। अब 5.0 का क्या काम है, इमोशनल वेब। मतलब ह्यूमंस का इमोशंस, फीलिंग वगैरह समझ जाएगा। अब मान लो कि सीरी में, जो एप्पल का जो असिस्टेंट है, या फिर गूगल असिस्टेंट में, या फिर जो एलेक्सा है अमेजन का, उनमें अगर कुछ बोलोगे कि कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो अपने हिसाब से रोबोटिक वे में वो अपना आंसर दे देगा। लेकिन अगर वेब 5.0 आ जाए तो क्या होगा,
वो बातों को एनालाइज करेगा, आपका मूड एनालाइज करेगा, प्रीवियस डेटा एनालाइज करेगा, आपका बोलने का तरीका एनालाइज करेगा, फिर उन हिसाब से वो अपना रिजल्ट देगा। तो ये हो गया वेब 5.0। ठीक है। अब इनका कुछ 1 2 3 का स्पेसिफिकेशन दिया गया है इनका। देखना, जस्ट इनका नाम मतलब क्या है। 1.2 किस नाम से जाना जाता है, 2 किस नाम से जाना जाता है, 3 किस नाम से जाता है, इनका इन्वेंटर कौन है, और कुछ एग्जांपल्स तीनों का, और 4 और 5 का भी, इमोशनल वेव किसे कहते हैं वो भी। नाउ द सुपर कंप्यूटर्स। सुपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ये आपका असाइनमेंट है। अभी मतलब करंट, अभी अभी का डेट तक, मतलब आज की डेट तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया में और वर्ल्ड पे, ये ढूंढ के लाना अभी का डेट में। ठीक है, लेटेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक? और उसका थोड़ा हिस्ट्री, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड, ज़्यादा नहीं, मतलब वो अगर अमेरिका में है तो किस पर्पस में यूज़ किया गया है, या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी ने उसको बनाया है, और इंडिया में है तो कौन सा गवर्नमेंट का बॉडी उसको बनाया है, या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी ने बनाया है। वो बस इतना ही। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जो डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिसिस के काम में आता है। बड़ा सा रूम होता है उनमें, वो एक बॉक्स 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 टाइप का कंप्यूटर रहता है। ठीक है, उनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनसे, और उनका मेमोरी डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जो मान लो कि टिकटॉक वगैरह इंस्टाग्राम में जो वीडियो वगैरह डाल रहे हो वो सब सुपर कंप्यूटर्स में ही सेव होता है। या फिर मान लो कि इसरो का इतना सारा डेटा जो है, रॉकेट वगैरह का प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी है, तो वो क्या होता है सुपर कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, इनका एक क्वेश्चन आता है, इनका जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है वो किस यूनिट पे मेज़र किया जाता है, कोई बता सकता है? किलोबाइट। केबी तो बहुत छोटा यूनिट है, केबी तो हमारा इंटरनेट भी तो केबी में नहीं नापता अभी, अभी तो वो एमबी में चलता है हमारा इंटरनेट का जो स्पीड है। टेराबाइट। उसको बोलते हैं पेटा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स। ठीक है। जैसे कि सीपीयू का जो स्पीड है, सीपीयू का प्रोसेसिंग स्पीड, इसको क्लॉक स्पीड बोलता है, उसको नापा जाता है गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज। ठीक है। वैसे ही इसको पेटा फ्लॉप में नापा जाता है। और एक है मिप्स, MIPS, मिप्स। एक है पेटा फ्लॉप्स, एक है मिप्स। मिप्स मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब ये इस तरीके से इसका डेफिनेशन है मिप्स का कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन के लिए वो कितना टाइम लेता है, मतलब 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने में वो कितना टाइम लेता है। जितना कम टाइम लेगा वो उतना मतलब अच्छा प्रोसेसर, मतलब अच्छा सुपर कंप्यूटर। ठीक है। तो ये दो यूनिट याद रखना, पेटा फ्लॉप्स और मिप्स। ठीक है। ये अलग हो गया गीगाहर्ट्ज, ये सीपीयू का स्पीड के लिए। हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं, मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो भी गीगाहर्ट्ज में भी नापा जाता है। मेरा 2.3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज ऐसा लिखा रहता है उसमें मोबाइल का स्पेसिफिकेशन में। तो ये पढ़ना थोड़ा सुपर कंप्यूटर वाला जो बताया मैंने, इंडिया का और वर्ल्ड का फर्स्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये मैं कल को बता दूंगा। NSM, बहुत इंपॉर्टेंट है ये NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यही एग्जीक्यूट करता है सारा चीज़ जो भी सुपर कंप्यूटर बनाने का काम है। नाउ टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब सारे जो एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क किस काम में आता है कम्युनिकेट करने में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेट करने में। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब जो यूज़ किया जाता है, मान लो कि 10 डिवाइसेस है, इनमें 10 कंप्यूटर, मतलब 3 4 5 कंप्यूटर है, तो इनमें अगर आपस में मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो इसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहा है तो नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है, मतलब ये जो कनेक्शन है आपस में, जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी, ये नेटवर्क टोपोलॉजी का कुछ टाइप्स है। मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप इमेज देख के समझ जाओगे। देखो, ये हो गया मेश टोपोलॉजी, मतलब रैंडमली सब, मतलब हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, मेश टोपोलॉजी। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक मतलब एक दूसरे के साथ सर्कुलर फॉर्म में, अगल अगल बगल से ही जुड़ा रहता है। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह शेयर करता है अगल बगल से करता है, ना कि इससे ये डायरेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब है कॉमन बस टोपोलॉजी। ये एक सीरीज होता है, जो मेन लाइन होता है, इनसे एक एक करके ब्रांचेस निकलता है, ऐसा करके ऐसे जुड़ा रहता है। ये कब कैसे यूज़ होता है, जब तो सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह होता है ना, हमें प्रोग्रामिंग वगैरह डेवलप किया जाता है, तो वहाँ पर ऑफिस में ये टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है। फिर स्टार्ट टोपोलॉजी, बीच में जो मेन वाला डिवाइस है वो रहेगा, अब इनको घेर के सारी चीज़ें रहेगा, सारे जो डिवाइस वगैरह है सारी चीज़ें रहेगा, इनसे कनेक्टेड रहेगा सेंटर वाला से। और ये भी है फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, मतलब सारे आपस में कनेक्टेड है। सॉरी, ये मेस मतलब रैंडमली किसी, मतलब कोई भी किसी से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इससे भी कनेक्टेड रहे, रैंडमली किसी से, कोई भी किसी से कनेक्टेड रहता है अपने मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा किया जाता है। ठीक है, और फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी क्या होता है, कोई भी किसी से भी, मतलब हर कोई हर एक से कनेक्टेड है देखो। ठीक है, बस इतना ही है। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी जिसको बोलता है ना, ये कंप्यूटर आईसीटी। रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ठीक है, तो आईसीटी के अंदर ही आता है आईटी, इसके अंदर आता है आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, फिर उसको मतलब फीडबैक देते हैं, वो सब आता है आईसीटी में। अब उनका ही पार्ट है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये छोटा टर्म है आईटी। ये करो, तो प्रीवियस है क्वेश्चन। ऑप्शन 3। और कोई? और कोई ट्राई करो, देखते हैं। देखो, इसका टू होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है, पहले ये सेंटेंस देखो। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर यूज करना उसको कॉपीराइट नहीं बोलते। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई कोई एक बुक लिखा, किसी ने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया, अब उनका कुछ पार्ट्स, या फिर कोई ग्राफ, कोई चार्ट, कोई भी पैसेज पैराग्राफ ले लिया आपने, तो वो अगर कॉपी करने का राइट है उसको कॉपीराइट बोलते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए ये नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइसेंस, बोलते हैं सॉफ्टवेयर के लिए जो कॉपी करने का जो राइट है उसको बोलते हैं लाइसेंस। या फिर सॉफ्टवेयर का कुछ भी चीज़ें यूज़ करने का जो राइट होता है उसको बोलते हैं लाइसेंस, ना कि कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, याद रखना। ठीक है, अब ये देखो, आईसीटी इज कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ आईटी। ये तो उल्टा दिया है ना, आईसीटी के अंडर आता है आईटी, ना कि आईटी के अंदर आईसीटी। ठीक है, इसके अंदर ये आता है,
आईसीटी ऊपर रहेगा, मतलब आईसीटी, इसका अगर कुछ ब्रांचेस वगैरह है तो उन ब्रांचेस के अंदर एक आता है आईटी। तो दोनों ही गलत है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है। इसका सर